आज ये क्वेश्चन पेपर बीएससी बायोसाइंसेस का है, जामिया मिलिया इस्लामिया 2022 का पेपर सेट आपका ए है। और यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2। पार्ट 1 में बायो के सारे भी क्वेश्चंस देखे थे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, लेकिन आप में से ज़्यादातर बच्चों ने देखा ज़रूर, लंबे टाइम तक भी देखा, लेकिन लाइक बहुत कम बच्चों ने किया है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, इससे वीडियो ट्रेंड होता है यूट्यूब पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब अपन चलते हैं फिजिक्स के सवालों पे। पार्ट 2 में फिजिक्स के सवालों को देखेंगे, जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 51 to 70 मिलेंगे। फिर से डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे, फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखने की कोशिश करेंगे, ताकि गोइंग फॉरवर्ड इस तरह का कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप नीट दें, चाहे बीपीटी दें, चाहे आप बीएससी बायोसाइंसेज दें, या फिजिक्स के ऐसे सवाल, इस लेवल के सवाल किसी और कंपटीशन में आते हैं, चाहे एमयू बीएससी हो, चाहे सीयूईटी का बीएससी रिलेटेड कोई कोर्स हो, जहाँ पे भी फिजिक्स आती है वो इसी लेवल की आएगी इस तरह के एग्जाम्स में। तो ये वहाँ पे सब जगह आपको हेल्प करने वाला है वीडियो है। ओके, कोशिश करिएगा कि आप ना सिर्फ वीडियो देखें बल्कि हर एक सवाल पे आप नोट्स बनाएं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर हमें निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ ए एन जी, दैट इज 3/2, और हमें दिया हुआ है ए एन डब्ल्यू, दैट इज 4/3, और हमें निकालना क्या है? डब्ल्यू एन जी। कई बार इनके लिए म्यू का भी इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या करना है? इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको ए एन जी को डिवाइड कर देंगे ए एन डब्ल्यू से। तो ए एन जी डिवाइडेड बाई ए एन डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऑप्शन बी मिल जाएगा आपको 9/8, यही आपका होगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर है 52। यहाँ पे हमें दो लेंसेज दिए हुए हैं, उनकी पावर्स दी हुई है, उनको प्लेस किया गया है कोएक्सियली के साथ साथ रखा गया है उनको। फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस जो अब बनने वाला है उसकी फोकल लेंथ क्या होने वाली है? पहले हम इनकी पावर निकालने वाले हैं। पावर क्या होने वाली है? P1 प्लस P2 से। तो P1 है आपका माइनस का 15D, और P2 आपका दिया हुआ है 10 प्लस का, तो हो गया ओवरऑल माइनस का 5D। ओके, डायोप्टर। अब हम क्या करेंगे? हमें पता है जब P हमारे पास आ चुकी है तो P इज इक्वल टू होता क्या है? 1 फोकल लेंथ इन मीटर्स। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे फोकल लेंथ निकालनी है, तो P की जगह F रख देंगे। ओके, तो हम कह सकते हैं कि कुछ इस ढंग से हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/P, और P की वैल्यू आपको बताया -5, यानी कि -1/5 ये आ गया। अब ये किस में आया? ये मीटर में आया, इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो माइनस का हो जाएगा कितना? 20 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, फोकल लेंथ हमारी इतनी हो जाएगी। ऑप्शन बी में आपको दिया है तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर है 53। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल टू द प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल में क्या बताना है कि क्या होता है जी? अल्फा पार्टिकल आपका होता है 2He4 हीलियम नाभिक। ओके, और प्रोटॉन तो आपका प्रोटॉन ही होता है। तो यहाँ पे चलेंगे आप, ये देखिए अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन, तो ये दो पी हो गया, नीचे क्या हुआ? 1P हुआ। P से P कट जाएगा, 2/1 रह जाएगा अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं तो यही रेशियो होगा 2:1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा गया मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इमिट्स वेवलेंथ ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम। तो हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू H/P। या आप कह सकते हो P इज इक्वल टू, मोमेंटम पूछा ना तो H/λ ऐसे कर लो। H की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है आपकी 6.62 into 10⁻34। ओके, और लैम्डा की वैल्यू होती है 2 एंगस्ट्रॉम, 2 into 10⁻10। इज इट? आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलने वाला है 3.3 into 10⁻24। ओके, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड सॉरी। नेक्स्ट इज 55। यहाँ पे हमने RMS वैल्यू निकालनी है, किसके लिए? RMS वेलोसिटी निकालनी है, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला RMS का क्या होता है? √3RT/m मोलिकुलर वेट, ऐसे करके। तो चलिए पहले हाइड्रोजन के लिए रखते हैं, हाइड्रोजन का RMS अपॉन ऑक्सीजन का RMS। ओके, तो हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन के लिए रखेंगे पहले √3RT
अपन हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 2, तो 2 लिख देते हैं डायरेक्टली। उसके बाद ऑक्सीजन के लिख लेते हैं √3RT, ओके, अपॉन मोलिकुलर वेट 32। तो इससे RT से 3RT कट जाएगा, 3RT से 3RT कट गया, बचा क्या ऊपर 1/√2 और नीचे 1/√32। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप सीधे तौर पर कह सकते हो कि आपका √32/2 आया। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो आगे क्या आएगा 16/1, यानी कि 4:1 ये आ गया हमें। लेकिन यहाँ पे हमें H के लिए RMS की वैल्यू दी हुई है कितनी 3, तो हम लिख सकते हैं 3 सीधे ऑक्सीजन के लिए ORMS को हम O लिख देते हैं। तो ये हमें मिल चुका है फाइनली। आपने नोट कर लिया होगा, हम बोर्ड पे सब कुछ मिटा दे रहे हैं, अदरवाइज वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना, ओके। तो ये हमें फाइनली मिला 3/O, चाहो तो RMS लिख लेना, = 4/1, ओके। यहाँ से O की वैल्यू आप निकालोगे ORMS या O, ये हो जाएगी आपकी 3/4, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका 0.75। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका मतलब क्या होगा 0.75, ओके जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि बॉडी को हमने ऊपर की तरफ भेजा गया वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जबकि अर्थ की रेडियस दी हुई है r हमें, और वेलोसिटी यहाँ पे बता रहा है इक्वल टू द हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, ओके। अब हमसे पूछा है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी कितनी होगी, ओके। तो हमारे पास क्या होता है कि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि टोटल एनर्जी है, चाहे वो सरफेस हो चाहे वो आपका सरफेस से ऊपर कोई स्पेस हो, वहाँ पे टोटल एनर्जी वहाँ पे भी बराबर होती है, ओके। तो हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑन सरफेस, टोटल एनर्जी on surface is equal to total energy upon on maximum height, ठीक है जी। अब इन दोनों को रिप्लेस आप करना चाहो तो यहाँ टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन सरफेस इज इक्वल टू अगेन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन हाइट h, जो भी वट एवर, ओके। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं, बोर्ड हम साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या करना था, एक बार फिर से लिखते हैं के ई प्लस पी ई इज इक्वल टू सरफेस पे इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई ऑन हाइट h और वट एवर। अब ये के ई कितना हो गया जी 1/2 mv²। पी कितना होगा, पी होगा माइनस का जी एम कैपिटल एम स्मॉल अपॉन आर, और इसकी वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ पे के ई क्या होगा, ये वाला के ई 0 होगा, तो इसको खत्म कर दो, आगे बचता है सिर्फ पी ई। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, जस्ट अ मोमेंट, ये होगी आपकी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, आर प्लस एच हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाइट एच भी इंक्लूड करनी है। तो ये हो गया आपके पास। अब देखिए क्या करते हैं, अब वेलोसिटी हमें दी हुई है, एस्केप वेलोसिटी आधी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी आपकी हो जाएगी ये 1/2, तो आप अलग ही कर लो 1/2 इंटू एस्केप वेलोसिटी, ऐसे लिख लो, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है 2gm अपॉन आर, क्लियर। इसको आप प्लेस कर दो, v की इस वैल्यू को आप वापस प्लेस कर दो उसी इक्वेशन में 1/2 mv², क्या थी इक्वेशन एक बार यहाँ लिख देते हैं 1/2 mv², यहाँ पे v की वैल्यू आप प्लेस करेंगे माइनस जी एम कैपिटल, ओके, एम स्मॉल अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल अपॉन आर प्लस एच। यहाँ पे हमने क्या करना है, v की वैल्यू प्लेस करनी है, ओके। v की वैल्यू क्या, इनफैक्ट v² की वैल्यू जो कि हो जाएगी आपकी gm अपॉन 2r, यानी कि रूट यहाँ से हट जाएगा, ओके। 1/4 लग जाएगा, सॉरी 1/4 लग जाएगा, ऊपर 2 ऑलरेडी है, तो अल्टीमेटली gm अपॉन 2r, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन 2r हो जाएगी। आप इस ढंग से समझ सकते हैं कुछ, चलो अच्छे से डिलीट कर लेते हैं, आगे लिख देते हैं। v की वैल्यू क्या मिल गई हमें, v की वैल्यू मिली है हमें gm अपॉन 2r, कैपिटल है, ओके, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन 2r, ये मिल गई। इसको हम जैसे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक रिलेशनशिप, यहाँ पे मिलेगा हमें 3/4r
इज इक्वल टू 1/r+h। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना ताकि हम बोर्ड पे और अच्छे समझा सकें। यहाँ पे स्पेस की दिक्कत होती है थोड़ी सी। और यहाँ से हमें रिलेशनशिप मिल जाएगा h इज इक्वल टू वॉट, h इज इक्वल टू r/3। यही हमारा आंसर बनेगा। देखिए ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है हमारा, r/3, दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर है 57। द मासेस ऑफ टू प्लैनेट्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। दे रेडाई दी हुई है, उनका रेशियो दिया हुआ 1:2, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट्स का रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया है हमसे। ओके, तो आप यहाँ पे देखें जी की वैल्यू, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है कैपिटल G m e, मतलब मास ऑफ अर्थ अपॉन r e का स्क्वायर, या आप कह सकते हो कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m e अपॉन r e का स्क्वायर, या m अपॉन r e कह लो आप इसको, n अपॉन r का स्क्वायर। ओके, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, पहले प्लैनेट के लिए जी की वैल्यू ले लेंगे। तो स्मॉल जी की वैल्यू फॉर फर्स्ट प्लैनेट दैट इज Gp1, ऐसा कह लो आप, या G1 कह लो, चलो Gp1 ही कह लो, इज इक्वल टू mp1, इसका मास इस प्लैनेट का, अपॉन rp1 का स्क्वायर। और ऐसे ही Gp2 की वैल्यू ले लोगे आप, Gp2 की वैल्यू तो mp2 अपॉन rp2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। ओके जी, तो हमें यहाँ फाइनली मिलने वाला क्या है, हमें मिलेगा Gp1 अपॉन Gp2 इज इक्वल टू mp1 इंटू rp2 का स्क्वायर अपॉन mp1 इंटू rp2, सॉरी p1, ये mp2 होगा, p1 का स्क्वायर। यहाँ पे आप mp1 और mp2 का रेशियो आपको पता है 1:1 है, 1:2 यह है, तो इसको आप रख दो, इसकी जगह पे 1/2 रख दो। ओके, और जैसे ही आप 1/2 रख दोगे, और rp2 अपॉन rp1 इसकी जगह रखा जाएगा, इसकी जगह रखा जाएगा 2/1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पहले की जगह रखा 1/2, दूसरी जगह रखा 2/1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यहाँ से 4/1 हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे 2/1 हमें मिलने वाला है, कितना, 2/1, और यही बनेगा हमारा आंसर। तो 2:1 कहाँ पे दिया भाई, 2:1, Gp1 Gp2, ओके, ये दिया हुआ 2:1 ऑप्शन बी में। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर है 58। एक बॉडी है m मास की, जिसका वैल्यू है 10 kg मास मतलब, और उसकी हाइट जो 20 मीटर है। बाद में क्या होगा कि वो गिरती है, और गिरने के बाद 5 मीटर ऊपर ज़मीन के हमें बताना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है। तो mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, Pe इज इक्वल टू m स्मॉल g स्मॉल h स्मॉल। m की वैल्यू आपकी 10 kg है, इसके अलावा g की वैल्यू आपको पता है 9.8 रख लो आप, और उसके अलावा क्या दिया है, h की वैल्यू हमें 5 मीटर दी है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करना है 490 जूल। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब देखिए 59 में पूछा गया है कि लॉजिक सिंबल इक्विवेलेंट है किसके, तो ये एंड गेट को दिखा रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 60, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है वो बताना। मेजॉरिटी कैरियर्स इन द पिन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर होल्स, होल्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका गलत है, और यही आंसर बनेगा। ओके, अब यहाँ पे 61 में देखिए बहुत अच्छा सवाल है 61, और इसमें हो क्या रहा है कि थोरियम 90 को कन्वर्ट करके कुछ इस ढंग से लिखा है, थोरियम 90 232, कितना 232 है इस पे। इससे अल्फा और बीटा पार्टिकल्स निकले, और नया जो पार्टिकल बना वो हमारा बना पीबी, और पीबी का जो एटॉमिक वेट जिसने हमें दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 82। ओके, और वेट हमें दिया है पीबी का 208। तो यहाँ पे आप देखेंगे हो क्या रहा है, पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकले कुछ, है ना, तो हम कहेंगे N1 अल्फा पार्टिकल निकल गए, और ऐसे ही N2 बीटा पार्टिकल निकल गए। क्लियर। अब मास बैलेंस करेंगे फॉर अल्फा पार्टिकल्स। मास बैलेंस हमें थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ एक एक चीज़ को नोट करें, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो वो कह रहा है मास में देखिए 232 था, फिर उसके बाद क्या हो गया 208 हो गया, और इस दौरान क्या हुआ कि चेंज आया कुछ। क्या चेंज आया देखिए,
अल्फा पार्टिकल निकले आपके कितने, अल्फा पार्टिकल जब निकलेंगे तो मास में कितना चेंज आएगा 4 का, तो हम कह देंगे 4n1 अल्फा पार्टिकल निकले। ओके, जब बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो यहाँ पे कोई भी चेंज आने वाला नहीं है मास के अंदर। ओके, यहाँ से n1 की वैल्यू कितनी निकल आएगी, n1 इज इक्वल टू 6, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स हमारे कितने हैं 6। तो आंसर आपको क्या हो सकता है, आंसर आपका ये हो सकता है सी या डी हो सकता है, बट अभी श्योरिटी नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर से इसी इक्वेशन को देखेंगे जहाँ पे हमने मास बैलेंस लिखा था, और इसी ढंग से हम लिखेंगे क्या, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन बैलेंस, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन बैलेंस। ओके, तो हमें क्या मिला 90 था हमारा एटॉमिक नंबर, घटकर कितना रह गया 82 हो गया है, और हमें क्या मिला यहाँ पे कुछ अल्फा पार्टिकल निकले n1। ओके, क्योंकि जब एटॉमिक वेट की बात आ रही है तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा, एटॉमिक नंबर की बात आ रही है तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो वहाँ पे 2 का चेंज आएगा, तो इसलिए हम 2n1 लिख रहे हैं। ओके जी, और यहाँ पे साथ ही साथ n2 बीटा पार्टिकल निकलेंगे, क्योंकि बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो आप एटॉमिक नंबर में कुछ कमी देखेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे आप रखिए वैल्यू n1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2 इंटू 6 माइनस n2, तो यहाँ से हम क्या करेंगे n2 वैल्यू ले लेंगे, n2 की वैल्यू कितनी निकलेगी 4, n2 इज इक्वल टू 4, यानी कि बीटा पार्टिकल कितने निकलेंगे 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। अब भी अगर आपको लगता है समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कर देना। ओके, 62 देखिए, कहता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा है स्टेशनरी, मूवमेंट नहीं हो रहा है उसका, देन द इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, वो भी स्टेशनरी रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 63 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू C1 यानी कैपेसिटेंस 1 कैपेसिटेंस 2 C1 C2 इंटू V1 माइनस V2, यानी कि पहला वोल्टेज और दूसरा वोल्टेज V1 माइनस V2, ये दिया हुआ आपको ऐसा कर देंगे होल स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा 2 इंटू C1 प्लस C2, वैल्यूज रखिए V1 की जगह V और V2 की जगह माइनस का V, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इसकी जगह हमें मिल जाएगा 2V और 2V का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4V स्क्वायर। ओके, क्या मिलेगा 4V स्क्वायर, और इसको आगे सिंप्लीफाई कर लोगे आगे जा करके तो आपको मिलेगा यहाँ से CV स्क्वायर, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा सी। 64 द एंगल ऑफ डिप एट ए सर्टेन प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या है इक्वल हैं, तो ऐसा कब होता है जबकि एंगल ऑफ डिप कितना हो 45 डिग्री, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 65, अच्छा सवाल था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, तो एडी करंट की एप्लीकेशन हम एलईडी लाइट्स में यूज नहीं करते, इलेक्ट्रिकल हीटर का भी एग्जाम्पल कई बार आता है आपके सामने, तो इलेक्ट्रिकल हीटर भी आप नोट करके रखिए, यही आंसर है आपका। 66 कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इनटू ए लिक्विड whose refractive index is equal to the refractive index of the lens then its focal length पे क्या फर्क पड़ेगा इसकी, ये पूछा गया है। तो बहुत आसान सा सवाल है, हमारा फॉर्मूला होता है 1/f, क्या होता है फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू, होल्ड ऑन, देखिए म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है जी, अब हमें क्या दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के बराबर दे दिए, तो म्यू को हम लिख सकते हैं म्यू 1 अपॉन म्यू 2, और दोनों है बराबर, फिलहाल तो इसे ब्रैकेट में रखो, r1 माइनस r2 एज इट इज रहेगा। ओके, अब आपको पता है म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 आ जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आप 1 लिख सकते हो, इसकी जगह 1 माइनस 1 मतलब 0 मतलब सब कुछ 0, तो 1/f इज इक्वल टू 0, यानी कि f इज इक्वल टू इनफाइनाइट। होल्ड ऑन, आप कह सकते हो कि फोकस दूरी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है आपका यहाँ पे, देखिए इनफाइनाइट, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67, ऑप्टिकली एक्टिव अगर कंपाउंड हो तो वहाँ पे क्या होगा, इट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 68, स्मॉल बॉडी अटैच्ड एट द एंड ऑफ एन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्किल देन इट्स, फिर क्या होने वाला है जी, तो ये हो जाएगा आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसकी जो है कांस्टेंट रहती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 69, if the radius of the earth were to raise by 1%, its mass remaining the same, the acceleration due to gravity on the surface of the earth, एक्सलेशन पता करना है, एंड स्मॉल जी की वैल्यू में क्या चेंज आने वाला वो पता करेंगे आप। तो आपको पता है जी एट सरफेस क्या होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम, अगर अर्थ का मास है एम तो एम ही कह लो, इसको आर ई कह लो, और इसका होगा स्क्वायर। ओके, और यहाँ से आप कह सकते हैं अगर आर डैश क्या हो जाएगा,
r डैश यानी कि नई रेडियस जो होने वाली वो क्या हो जाएगी, बढ़ गई ना रेडियस तो 1%, तो ये हो जाएगी आपकी r प्लस r अपॉन 100, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कितना 101r 101 अपॉन 100 और ओके, ये होगी नई रेडियस आपकी। अब इसको आप पुरानी रेडियस की जगह पर रखोगे तो यहाँ से जो जी की वैल्यू होगी, नए जी को हम कह सकते हैं जी डैश, स्मॉल जी डैश, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि जी एम ई इधर रेडियस रहेगा अपॉन आर इंटू 100 अपॉन 101 का स्क्वायर, ये मिल गया। अब हमें निकालना क्या, परसेंटेज चेंज इन स्मॉल जी। तो हम क्या करेंगे, जी में से नया वाला जी माइनस कर देंगे अपॉन पुराना जी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप रखोगे, इंटू करना पड़ेगा 100 क्योंकि परसेंटेज निकालनी होगी। तो हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली 1.97% मिलेगी। कितनी, 1.97। कर लेना, अगर दिक्कत हो ज़रूर बताना। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2% डिक्रीज हो जाएगी। ओके, चलिए 70 देखिए, इंजन दिया हुआ हमें, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1/6। तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ इंजन ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 क्या है, T2 हमारा वो टेम्परेचर है जो सिंक का है, आप नोट कर लेना, और T1 क्या है, सोर्स का। ओके, तो हम कह सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन कितना दिया हुआ है ये, ओके ये दिया नहीं है तो T2 अपॉन T1 ऐसे ही रखना है, दो इज इक्वल टू 1/6। यहाँ से T2 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि T2 अपॉन T1 की वैल्यू जो है 1/6 है, सॉरी 5/6, ये हो जाएगी इज इक्वल टू 5/6। ये नोट करो आप, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है जी, अब क्या हुआ, एफिशिएंसी तो डबल हो गई, यानी कि ईटा 2 इज इक्वल टू 2 ईटा 1। क्लियर, तो हम N2 के लिए क्या कह सकते हैं कि N2 इज इक्वल टू, अगर हमें निकालना है फिर से यही फॉर्मूला रखेंगे, इज इक्वल टू T2, घट गया टेम्परेचर 62 कर दिया अपॉन T1। इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन T2 अपॉन T1 प्लस 62 अपॉन T1। ओके, अब ईटा 2 की वैल्यू रख दो, ईटा 1 का ये डबल है यानी कि 1/3 हो जाएगा। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपकी क्या निकलेगी, T1 की वैल्यू, और ये निकलेगी तकरीबन T1 इज इक्वल टू हाउ मच, 99 डिग्री सेल्सियस या 372 डिग्री के। तो यहाँ पे हमें आंसर दिया हुआ सेल्सियस में, ऑप्शन डी इज राइट, डी आंसर हो जाएगा हमारा।